नमस्कार छात्रों, मैं दयाराम वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब देखो, संधि पढ़ रहे थे। संधि के अंदर विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग, सत्वय, उत्वय, रुत्वय तथा विसर्ग लोप संधि पढ़ चुके हैं। अब देखो, जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब विसर्ग संधि से लिया था, क्योंकि उससे पहले की जो संधियां थी वो करवा दी थी। लेकिन जब YouTube चैनल स्टार्ट किया तो विसर्ग से किया था। तो आज शुरू से लेते हैं, अर्थात संधि से स्टार्ट करते हैं, जिसमें संधि, उसके बाद स्वर, उसके बाद व्यंजन, यानी स्वर, व्यंजन और संधि, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, संधि देखते हैं। अब देखो, ये संधि जो शब्द है ये कैसे बना है और इसके बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं। तो देखो, इनकी बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको व्युत्पत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति। इनके बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहेंगे? व्युत्पत्ति कहेंगे। अब देखो, व्युत्पत्ति जो है, व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति जो है इसका टुकड़ा करते हैं। देखो, वी जोड़ उत्पत्ति, यानी यहां पर यण संधि का उदाहरण हो गया ये। अब देखो, वी का अर्थ है, वी उपसर्ग है यहाँ पर, और वी का अर्थ क्या हो गया? विशेष। वी का अर्थ क्या है? विशेष। उत्पत्ति का अर्थ क्या है? उत्पन्न होना। उत्पत्ति का अर्थ क्या है? उत्पन्न होना। अब इसका अर्थ क्या हो गया? विशेष उत्पन्न होना। अर्थात विशेष उत्पन्न होने को यदि व्याकरणिक दृष्टि में लेंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा कि ऐसे शब्द की रचना जिनमें कोई धातु हो, उपसर्ग हो या फिर कोई प्रत्यय हो, इनके मेल से जो शब्द बनता है उसको व्युत्पत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, संधि है, इनमें किन किन का मेल हुआ है, अर्थात इसकी रचना किस प्रकार हुई है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखो, उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय, उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय। अब देखो, उपसर्ग क्या है? सम। धातु क्या है? दूधाय। प्रत्यय क्या है? की। यानी इन तीन के मेल से ये संधि शब्द बना है। तो सम तो उपसर्ग है, दूधाय धातु है, और की क्या है? प्रत्यय है। अब दूधाय जो धातु है इसके अंदर ये की इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा का मतलब लोप, दू की इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। तो ये की जो इत संज्ञा होगी वो हलंत्यम सूत्र से होती है, और डू की जो इत संज्ञा होगी वो आदि री टू डू है सूत्र से हो जाएगी। तो इन दोनों की इत संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा? तस्य लोप से इनका लोप हो जाएगा। तो शेष क्या रहेगा? सम, धा और की, ये हो गया। अब देखो, यहां पर भी ध में से आ को अलग कर देंगे, यहां पर भी की प्रत्यय में क में से ई को निकाल देंगे, और इधर क्या शेष रहेगा? सम। सम, ध में से आ को निकाल दिया, क में से ई को निकाल दिया। अब देखो, आ की भी संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, और क की भी संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। शेष क्या रहेगा? सम, ध
और ई, ये शेष रह गया। अब देखो ध जो है इसमें ई को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, धी। इधर क्या शेष रह रहा है, मैं, तो यहां पर मैं। अब देखो सम और धी। अब मैं जो है इसका क्या हो जाएगा, मैं का हो जाएगा अनुस्वार, मैं का क्या हो जाएगा अनुस्वार। सूत्र आता है नश्चा पदांतस्य जलि, उस सूत्र से मैं का हो जाएगा अनुस्वार, तो ये क्या बन जाएगा सम, इधर क्या है ये धी, और मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा संधि। अब देखो संधि बन गया। अब संस्कृत में इसके आगे विसर्ग आता है इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर देखो विसर्ग लगाएंगे तो सु प्रत्यय आता है, क्या आता है, सु प्रत्यय आता है। और सु प्रत्यय में उ का लोप होता है, से शेष रहता है, और से का क्या हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा संधि। इस तरह से ये संधि शब्द बनेगा। दोबारा देखो व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति में उपसर्ग है, धातु और प्रत्यय। अब सम उपसर्ग है, दूधाय धातु है, और की क्या है प्रत्यय है। यानी कि ये तो उपसर्ग हो गया, व्युत्पत्ति करेंगे तो सम उपसर्ग हो गया, दूधाय धातु हो गया, और की क्या हो गया प्रत्यय। दूधाय में ये का लोप होगा इत संज्ञा होकर, डू का लोप हो जाएगा इत संज्ञा होकर, फिर सम धा और की, यानी यहाँ पर धा शेष रहेगा। उसके बाद में ध में से आ को निकाल देंगे, आ की बीच संज्ञा हो जाएगी, और क में से ई को निकाल देंगे तो क की बीच संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। उसके बाद में ध में ई को मिला देंगे तो धी बनेगा। मैं जो है इस मैं का क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा। और इधर से जो ध है ये ले आएंगे तो क्या बन जाएगा संधि बन जाएगा। अब देखो संधि के अंदर इसके बाद में यहाँ पर लाएंगे इसको, तो संधि के अंदर सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो उ का लोप होगा, से शेष रहेगा, और से का क्या हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा संधि है, ठीक है। अब संधि का अर्थ क्या हो जाएगा मेल, संधि का अर्थ क्या हो जाएगा मेल। तो इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति होगी, अर्थात धातु होगी, प्रत्यय होगा और उपसर्ग होगा। तो सम उपसर्ग है, दूधाय धातु है, और की प्रत्यय है। इन तीन के मेल से क्या बनेगा संधि शब्द बनेगा। तो ये हो गई इसकी व्युत्पत्ति। अब देखो इसके बाद में इसकी लेते हैं परिभाषा। व्युत्पत्ति के बाद परिभाषा, ठीक है। अब परिभाषा जो है इसमें देखें तो देखो वर्ण संधानम संधि है, वर्ण संधानम संधि है। अर्थात दूसरी देखें तो पर है, सन्निकर्ष है, संहिता, पर है, सन्निकर्ष है, संहिता। अब देखो अर्थ क्या होगा, वर्ण संधानम संधि है और पर है, सन्निकर्ष है, संहिता। अर्थ ये होगा कि दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा या जो परिवर्तन आएगा उसको संधि कहेंगे। क्या अर्थ हुआ कि दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा
तब क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। यदि विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वह संधि नहीं है, अर्थात वह संधि का उदाहरण नहीं है। यानी उसमें परिवर्तन आना चाहिए, विकार आना चाहिए, तो वहां पर क्या होगी, संधि होगी। तो इनका अर्थ ये हो जाएगा कि वर्ण संधानम संधि है, वर्णों का योग संधि है, अर्थात दो वर्णों का जब मेल होगा, आपस में दो वर्णों का जब मेल होगा तो उसमें जो विकार या परिवर्तन आएगा तब वह क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल, दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है तभी वह संधि कहलाती है। अब देखो, दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है तभी वह संधि कहलाती है। यानी कि विकार जब तक नहीं होगा तब तक वह संधि नहीं होगी। अब विकार किस तरह से उत्पन्न होगा, तो देखो, जैसे उदाहरण ले, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब देखो, इस उदाहरण में से में से उ को निकालेंगे, आगे क्या है, आगतम, उ का हो जाएगा वे, उ का क्या होगा, वे, से हो गया आधा, और आगे क्या है, आगतम। ठीक है, वे में आ को मिला देंगे, से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा, स्वागतम। ठीक है, ये आगे यण में आएगा तब और विस्तार से पढ़ेंगे। हमें अभी ये देखना है कि दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है तभी वह संधि कहलाती है। तो देखो, इस उदाहरण में विकार उत्पन्न क्या हुआ है, इस उदाहरण में विकार उत्पन्न क्या हुआ है, यानी कि उ के स्थान पर क्या विकार उत्पन्न हुआ था, वह उत्पन्न हुआ था, ये विकार उत्पन्न हुआ था, तब ये क्या कहलाई, संधि कहलाई। यानी उ की जगह क्या आया, वह। इसी प्रकार से जगत प्लस नाथ है, जगत प्लस नाथ है। अब इसके अंदर तय के स्थान पर क्या होगा, न होगा, और रूप क्या बनेगा, जगन्नाथ है, ये रूप बन जाएगा। अब यहां पर भी विकार उत्पन्न क्या हुआ, यानी कि तय के स्थान पर न, ये क्या हो गया, विकार हो गया, ये न क्या हो गया, विकार हो गया। यानी तय था और तय के स्थान पर क्या आ गया, न आ गया, तो ये विकार उत्पन्न हो गया। इसी तरह से तीसरा उदाहरण देखें तो देखो, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा, नम नम से ते। अब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। तो यहां भी विसर्ग के स्थान पर क्या विकार उत्पन्न हुआ, से, यानी ये से विकार उत्पन्न हुआ, ये। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इन सभी उदाहरणों में विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है, तब ये संधि के उदाहरण है। यदि इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता तो यहां पर संधि भी नहीं बनती। कहने का मतलब ये जो वर्ण है कि दो वर्णों का जब मेल होगा
तो दो वर्णों के मेल होने पर दोनों में से किसी भी वर्ण में जब परिवर्तन आएगा, विकार उत्पन्न होगा, तो वहां पर संधि बनेगी। यदि विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वह संधि का उदाहरण भी नहीं है। तो इन तीनों उदाहरणों में, जैसे पहला उदाहरण था, इसमें तो ऊ के स्थान पर क्या विकार आया, वह, ये विकार आया, ठीक है। दूसरा उदाहरण जो था, इसमें तय के स्थान पर क्या विकार आया, तय के स्थान पर न, ये विकार हुआ, ठीक है। तीसरा जो उदाहरण था, इसमें विसर्ग के स्थान पर क्या विकार आया, स, यानी कि ये स विकार आया। तो तीनों उदाहरणों में इसमें व विकार, इसमें न विकार और इसमें स विकार, ठीक है। ऊ के स्थान पर व हुआ, तय के स्थान पर न हुआ और विसर्ग के स्थान पर स हुआ। तो कहने का मतलब तीनों में ही विकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए संधि के उदाहरण है, अर्थात इनमें संधि बनेगी निश्चित। अब देखो किस स्थिति में संधि नहीं होगी, यानी यहां पर विकार उत्पन्न हो रहा है लेकिन विकार उत्पन्न नहीं होगा तो क्या संधि नहीं होगी, नहीं होगी। देखो जैसे अन्य जोड़ आस्था, अन्य जोड़ आस्था। अब देखो अन्य जोड़ आस्था, इस उदाहरण में नए जो है, इस ये जो नए है, ये नए है, ये आ में मिलेगा और क्या बनेगा, अनास्था, अन्य जोड़ आस्था, अनास्था, ठीक है। इसी तरह से पुनर्जोड़पी, अब यहां पर रे अनंत है तो रे में ए को मिलाएंगे तो पुनरअपि, यानी कहने का अर्थ ये है, नोट, कि यहां पर इन दोनों उदाहरणों में केवल वर्णों का संयोग हुआ है, दोनों उदाहरणों में न की संधि हुई है। इन दोनों उदाहरणों को क्या बोलेंगे, जो हुआ है वो वर्ण संयोग हुआ है, यानी वर्णों का संयोग हुआ है, दो वर्ण आपस में मिले हैं, न कि विकार उत्पन्न हुआ है। देखो कोई भी नया वर्ण नहीं आया, यानी न जो है इसमें आ केवल मिला है, यहाँ भी रे जो है इसमें केवल क्या मिला है, ए मिला है, तो रे पूरा हो गया, यहाँ पर न में ए मिला तो ना हो गया, ठीक है। तो जबकि इधर देखें तो ऊ जो था इसकी जगह वे विकार आया, तय की जगह न आया, विसर्ग की जगह से आया। लेकिन इनमें जो है, इन दोनों उदाहरणों में जो है वो केवल वर्ण संयोग हुआ है, अर्थात रे के अंदर ए मिला है और न के अंदर क्या मिला है, आ मिला है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब विकार उत्पन्न नहीं होगा तो वह संधि नहीं होगी, जब विकार उत्पन्न होगा तभी वह संधि कहलाएगी। तो ये आपके सामने उदाहरण है कि कब इस नहीं होगी और कब होगी। तो जब विकार हो गया इनमें तब तो संधि है, जब विकार उत्पन्न नहीं होगा तो वह संधि का उदाहरण भी नहीं होगा। अब देखो इसी तरह से कोई भी उदाहरण हो जाए, यदि विकार आ रहा है तो वह संधि है, विकार नहीं है तो वह संधि नहीं है। यानी ये पूछ लिया जाए अन प्लस अध्याय, अब देखो अन प्लस अध्याय मिलाएंगे, अन अध्याय ये बन गया, अन प्लस अध्याय अन अध्याय। अब यहां पर अन प्लस अध्याय न के अंदर क्या मिला है, ए मिला है, यानी कि क्या हुआ है, न पूरा हुआ है, तो ये यहां पर क्या हुआ है, वर्ण संयोग हुआ है, न की संधि।
अब एग्जाम में उदाहरण दे दिया कि अन अध्याय, अन प्लस अध्याय संधि का उदाहरण है या नहीं है, तो संधि इसमें नहीं है। क्या है इसमें? केवल वर्ण संयोग है, यानी वर्णों का केवल संयोग हुआ है, वर्ण मिले हैं दो आपस में, न कि संधि हुई है। इसी तरह से जैसे दूसरा दिया प्रति प्लस एकम। अब देखो तय में से ई को निकाला, तय हलंत हो गया, एकम ई के स्थान पर हो गया ये, ठीक है। अब यहां ई के स्थान पर क्या हो गया? ये आदेश तय आधा, एकम मिलाएंगे तो तय तो क्या हो गया? आधा। ये में किसको मिला दिया? ए को। क्या रूप बन गया? प्रत्येकम। तो कहने का अर्थ क्या है, समझाने का अर्थ क्या है कि यहां न के अंदर ए मिला था, जबकि यहां पर देखो यहां दोनों ये वर्ण नहीं मिल रहे, यानी ई जो था ई के स्थान पर क्या विकार आया है? ये क्या आया है? विकार। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इस उदाहरण में तो विकार है और इसमें क्या है? केवल वर्ण संयोग है। तो ये संधि नहीं है और ये संधि का उदाहरण है, ये संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो ये इसमें संधि नहीं है और इस उदाहरण में क्या है? संधि है। तो इस तरह से हम संधि का अंतर कर सकते हैं कि कहां पर संधि बनेगी और कहां नहीं बनेगी। कि जब विकार नहीं होगा तब वह संधि नहीं होगी, और जब विकार होगा तो वह संधि होगी। विकार का मतलब परिवर्तन हो, उसमें बदलाव आए, जबकि यहां पर तो केवल वर्णों का क्या हुआ है? संयोग हुआ है। अब देखो इसके बाद में व्युत्पत्ति हो गई, व्युत्पत्ति पढ़ ली, संधि की परिभाषा के बारे में समझा दिया कि संधि है वो दो वर्णों का जब मेल होता है तो उसमें विकार उत्पन्न होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। उसके बाद आता है संधि के भेद, संधि के भेद। अब देखो संधि के भेदों की बात करें तो संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं? देखो अच संधि, ठीक है, जिसका नाम है स्वर संधि। दूसरा है हल संधि, जिसका नाम है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरी है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब इसका कोई नाम नहीं है। अब देखो अच स्वर संधि, हल व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इस स्वर को अच क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे संस्कृत में माहेश्वरी सूत्र चलते हैं, माहेश्वरी सूत्र। उसमें देखो ए से लेकर के पहला सूत्र आता है ए ई उन, ठीक है, और च तक के वर्ण ए ई उन री री के ए ओंग आई औच, आई औच, ये च आ गया। तो ए से लेकर के च तक के वर्ण क्या हो गए? अच हो गए। तो कहने का मतलब ए से लेकर के च तक पूरे क्या है? स्वर है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? स्वर रख दिया। फिर हल, जिसका व्यंजन क्यों है? क्योंकि है से लेकर के लय तक के वर्ण है माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, उनको क्या बोलेंगे? व्यंजन। अर्थात है से लेकर के लय तक पूरे व्यंजन है, कोई बीच में स्वर नहीं है, इसलिए इसका नाम रख दिया व्यंजन संधि। और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। तो मुख्य रूप से संधि के ये 3 भेद हैं। पहला है अच संधि, जिसको बोलते हैं स्वर संधि। दूसरा है हल संधि, जिसको बोलते हैं व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि तो हमने पढ़ ली है, लेकिन ये दो नहीं पढ़ी है, अच और हल। तो देखो अच संधि जो है, किसको अच संधि कहेंगे? तो देखो अच प्लस अच बराबर अच, यानी कि स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर। कहने का मतलब क्या हो गया कि
दो जो वर्ण मिलेंगे वो दोनों क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए, तभी वह क्या होगी, स्वर संधि होगी। अर्थात मिलने वाले दोनों वर्ण क्या होंगे, स्वर होंगे, तब वह स्वर संधि कहलाएगी। जैसे उदाहरण लें तो जैसे ए आर प्लस आगे ए आई, तो क्या बनेगा, आ बन जाएगा। इसी तरह से ई प्लस ई आई, तो क्या हो जाएगा, बड़ी। या इसी तरह से ई प्लस या ए प्लस ई आई, तो क्या हो गया, ए हो गया। गुण संधि का उदाहरण है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ए प्लस ए आ दोनों तरफ क्या है, इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है। ई प्लस ई इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है। ए प्लस ई इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है। और आगे मिलने वाले जो वर्ण है वो भी क्या है, स्वर है। तो जब दो वर्ण मिलेंगे और दोनों ही क्या होंगे, स्वर होंगे, तो वह क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी या अच संधि कहलाएगी। तो इस तरह से अच संधि की यह परिभाषा हो जाएगी कि जब दोनों मिलने वाले वर्ण हो वो दोनों स्वर हो या दोनों अच हो, तो वहां पर क्या होगी, अच या स्वर संधि होगी। अब बात करें हल या व्यंजन संधि की। तो देखो इसमें मिलने वाले जो वर्ण हैं उसमें हल प्लस हल बराबर हल, यानी कि व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन, ये हो जाएगा। या पहला अच हो जाएगा, दूसरा हल हो जाएगा, तो हल संधि हो जाएगी। यानी कि एक स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया, तो क्या हो गई, व्यंजन संधि हो गई। या फिर पहला हल है, दूसरा अच है, तो भी क्या है, हल संधि है। यानी ये व्यंजन है और ये स्वर है, तो भी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। अब देखो कहने का अर्थ क्या हो गया कि पहला वर्ण हल हो, दूसरा भी हल हो, तो दोनों मिलकर के भी क्या होगा, हल होगा। यानी पहला व्यंजन हो, दूसरा भी व्यंजन हो, तो व्यंजन हो जाएगा, अर्थात व्यंजन संधि बनेगी। पहला अच हो यानी स्वर हो, दूसरा हल हो, व्यंजन हो, तो भी क्या बनेगी, व्यंजन संधि। पहला हल हो, दूसरा अच हो, तो भी क्या होगी, व्यंजन संधि। यानी ये तीन स्थिति में बन सकती है कि या तो दोनों वर्ण क्या हो, व्यंजन वर्ण हो, या फिर पहला व्यंजन हो दूसरा स्वर हो, या फिर पहला स्वर हो दूसरा व्यंजन हो, तो व्यंजन संधि बन जाएगी। जैसे इनके उदाहरण देखें कि किस तरह से बनती है। तो देखो इसका देखें कि दोनों तरफ हल हो, जैसे जगत जोड़नाथ है। अब देखो यहां पर तय क्या है, हल है, व्यंजन वर्ण है। अब यहां भी नए क्या है, यहां पर नए, क्योंकि नए प्लस आ ना बढ़ेगा, तो नए पहले क्या हो गया, हल हो गया, दोनों हल हो गए। ठीक है, इसमें देखें तो पहला अच हो और दूसरा क्या हो, हल हो। यानी पहला तो क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए, पहला तो स्वर होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा वर्ण क्या होना चाहिए, व्यंजन वर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगले नीचे वाले में देखें तो पहला क्या होना चाहिए, हल होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए। तो देखो इसमें देखें तो शिव प्लस छाया। अब यहां पर देखो वह जो है, वह में से ए निकाला, इधर 6 में से आ निकाला, तो पहले तो वर्ण यही आ रहा है, यानी ए आया, यहां पर 6 आया, तो यहां पर जो ये ए है ये किस में आ गया, अच में।
यहाँ जो 6 है ये किस में आ गया, हल में। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला अच हो गया और दूसरा हल हो गया। ठीक है, इनको आगे पढ़ेंगे कि मिलाने पर शिवच्छाया बनेगा, जगन्नाथ बनेगा। फिर देखो हल प्लस अच, यानी कि पहला हल हो और दूसरा क्या हो, अच हो। पहला हल हो और दूसरा क्या हो, अच हो। तो देखो जगत जोड़ ईस है। अब देखो पहला हल हो तो तय किस में आता है, तय किस में आ रहा है, हल में, और ई किस में आ रहा है, अच में आ रहा है। तो ये तो हो गया हल और ये क्या हो गया, अच हो गया। पहला हल हो गया और दूसरा क्या हो गया, अच हो गया। तो 3 स्थितियां बन गई कि पहला हल है, दूसरा भी हल है, पहला अच है, दूसरा हल है, पहला हल है और दूसरा अच है। तो इस प्रकार से ये जो संधि है ये 3 स्थिति में बनेगी कि जब दोनों वर्ण हल होंगे तो हल संधि होगी, पहला अच होगा दूसरा हल होगा तो हल संधि होगी, और दोनों वर्ण हल होंगे तो हल संधि होगी, पहला हल होगा दूसरा अच होगा तो भी ये क्या होगी, हल संधि होगी। तो इस प्रकार से ये हो गई हल संधि अर्थात व्यंजन संधि। तो ये व्यंजन संधि की परिभाषा हो जाएगी। इसी प्रकार से विसर्ग है उसके बारे में तो बता दिया, लेकिन एक बार फिर देख लो कि विसर्ग जो है उसके सामने या तो अच आएगा या फिर हल आएगा। कि विसर्ग जो संधि है, विसर्ग संधि, उसमें विसर्ग के सामने या तो क्या होगा, अच होगा या फिर हल होगा। यानी कि या तो क्या होगा, स्वर होगा या फिर क्या होगा, व्यंजन होगा। ठीक है, तो वह कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। कि विसर्ग आएगा, विसर्ग के सामने या तो अच आएगा या हल आएगा। जैसे उदाहरण देखें तो कवि है प्लस यम, दूसरा देखें, अब देखो विसर्ग आ रहा है, ये विसर्ग है, सामने अच होना चाहिए तो ई क्या आ रहा है, अच में आ रहा है। उसके बाद में हल्का देखें, जैसे नम है प्लस ते। ठीक है, तो विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के सामने तय किस में आ रहा है, व्यंजन में आ रहा है। तो कहने का मतलब कि विसर्ग के सामने अच आएगा तो विसर्ग संधि होगी, विसर्ग के सामने हल वर्ण आएगा तो भी क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। यानी 2 स्थितियों में होगी कि सामने या तो स्वर हो या फिर क्या हो, व्यंजन वर्ण हो, तब वह क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी।